यूपी ट्रिपल एससी पेट के इतिहास की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। यह ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आने वाले एग्जाम जैसे कि लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आज हम विस्तार से भारत में आने वाले यूरोपियों को पढ़ेंगे और उनके कालक्रम और विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। तो भारत में देखिए, जो यूरोपीय आए थे वो ऐसा नहीं कि वो पहली बार भारत में आए। भारत में यूरोपियों से जो व्यापार होता था वो हड़प्पा सभ्यता से होता था, क्योंकि जब आप हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जो यूरोपियों से इनके व्यापार होने के दावा करते थे। लेकिन क्या ऐसे कारण थे कि बीच में व्यापार बंद हो गया और पुनः जो है व्यापारिक गतिविधियां स्थापित करने के लिए नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। तो देखेंगे, तो भारत में जो व्यापार करने के लिए यूरोपीय आए थे उनका उद्देश्य केवल और केवल व्यापार करना था। लेकिन इनके आर्थिक जो नीतियां थी, जो राजनीतिक नीतियां थी, सांस्कृतिक नीतियां थी, पूरे तरीके से भारत की ज्योग्राफी और भारत की संस्कृति को बदल दिया। इनका उद्देश्य था मसालों का व्यापार करने के लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से भारत जो है एक जो है औपनिवेशिक जो है देश बन गया, यानी कि भारत एक गुलाम बन गया। अब देखेंगे हम, अब देखिए भारत में यूरोप से व्यापार करने के लिए दो मार्ग थे। पहला मार्ग उत्तरी मार्ग, दूसरा था दक्षिणी मार्ग। उत्तरी मार्ग में अगर आप बात करेंगे तो मध्य एशिया से होते हुए, ध्यान दीजिए, जब आप जम्मू कश्मीर से ऊपर जाएंगे तो मध्य एशिया से होते हुए कैस्पियन सागर से काला सागर के मध्य से यूरोप पहुंचा जा सकता था, थल मार्ग। उसके बाद एक दक्षिणी मार्ग था। दक्षिणी मार्ग लाल सागर से भूमध्य सागर के होते हुए वेनिस और जेनोवा इटली तक का मार्ग था। यानी कि ये दो मार्ग पहले से विद्यमान थे। तो क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी कि भारत में यूरोपियों को भारत आने के लिए जलीय मार्गों की खोज करना पड़ा? तो देखेंगे, भारत में जो यूरोप आते थे वो उनका मुख्य उद्देश्य था भारत से वस्तुएं खरीद कर ले जाकर यूरोप में ज्यादा दामों में बेचना। वो भारत में मसालों के लिए आते थे, सूती कपड़ों के लिए आते थे, जड़ी बूटियों के लिए आते थे, और जो रत्न थे, जो कीमती पत्थर थे, जो मोती थे, उनको खरीदने के लिए आते थे और फिर यहाँ से ले जाकर यूरोप में ज्यादा कीमतों पे बेचते थे। अब देखेंगे 1453 हम देखेंगे। 1453 आप इस घटनाक्रम को याद रखिए। 1453 तुर्क में आप देखेंगे, जो मध्य एशिया में यूरोप से और भारत के बीच का जो एक स्थान तुर्क है, तुर्क पे कस्तुनतुनिया का कब्जा था। जब कस्तुनतुनिया का कब्जा था तो तुर्कों से आक्रमण होने के बाद कस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और उन पे किसका अधिकार हो जाता है? तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब तुर्क क्या करते हैं? इस व्यापारिक मार्ग को बंद कर देते हैं, अथवा जो उस व्यापारिक मार्ग का जो भी व्यापारी इस्तेमाल करता था उसको लूट लेते थे, अथवा उनसे बहुत ज्यादा कीमत लेते थे। इस वजह से यूरोप और भारत का जो संबंध था 200 साल के लिए टूट गया। अब देखिए, अब भारत में क्या है कि व्यापार अपने स्तर से हो रहा था, लेकिन यूरोपियों को कच्चे माल की जरूरत थी और यूरोपियों में पुनर्जागरण हो रहा था। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? नए नए खोज किए जा रहे थे, नए नए आविष्कार किए जा रहे थे और साहसिक यात्राओं को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो पुनर्जागरण हो रहा था। उसके बाद क्या था? तकनीक की प्रगति हो गई। क्या है कि उस समय कंपास का खोज किया, जो दिशा सूचक यंत्र होता है, कंपास की खोज हो गई थी। नए आधुनिक जहाज बनाए जा चुके थे। उसके बाद मसालों की जरूरत पड़ी, यानी कि आपको पता है कि यूरोप में कोई अच्छी सब्जी और वनस्पति नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भौगोलिक स्थिति है कि तापमान इतना कम होता था कि वहाँ पे कोई सब्जी पनप ज्यादा नहीं पाती थी। तो वहाँ के लोग ज्यादातर किस पर निर्भर रहते थे? पशुओं के मांस पर निर्भर रहते थे। तो पशुओं के मांस को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए अथवा उनको स्वादिष्ट रूप से पकाने के लिए उनको किसी जरूरत पड़ती? मसाले की जरूरत थी। तो इन सभी आवश्यकताओं के कारण यूरोपियों के मन में एक लालसा को उत्पन्न किया कि नए मार्गों की खोज कर व्यापार तुरंत प्रारंभ किया जाए। और जो नए मार्गों की जब खोज करने का दायित्व वास्को डी गामा या फिर अन्य नाविकों को दिया गया तो उसको राजसी संरक्षण प्राप्त था, यानी कि जो समुद्री मार्गों की खोज करते थे उनको राजसी संरक्षण प्राप्त था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में आशा अंतरिक्ष की खोज करते हैं। अब आपको पता होगा कि आशा अंतरिक्ष क्या है।
आशा अंतरिक्ष, अगर आपको मैप आपके पास होगा तो आप ये भारत देख लीजिए। भारत के बाद यहाँ पे आपका अफ्रीका है, अफ्रीका यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आशा अंतरिक्ष है, अफ्रीका में आशा अंतरिक्ष है नीचे की कॉर्नर में। और कोई भी यूरोपीय जब आता था तो अफ्रीका का चक्कर लगाता हुए आशा अंतरिक्ष, जहाँ पे मेडागास्कर है, बगल में मेडागास्कर है, आशा अंतरिक्ष से होते हुए वो भारत आता था। तो इसी के क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले भारत में यूरोप से कोई आने वाले कोई व्यक्ति थे, कोई दल था, तो वो थे पुर्तगाली थे। तो अब देखेंगे 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के जलीय मार्गों की खोज करते हुए जो है कालीकट पहुंचा है। और कालीकट जब वो पहुंचता है तो कालीकट पहुंचने में जो उसका पथ प्रदर्शक था, जो उसको बताने वाला व्यक्ति था आशा अंतरिक्ष में उसको एक अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी मिला था। अब्दुल मजीद पेशे से एक व्यापारी था और वो गुजरात का रहने वाला था। तो जब वास्को डिगामा से वो मिलता है तो वो भारत के जलीय मार्गों का वो पथ प्रदर्शक बन जाता है और इसी के माध्यम से वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है, जहां पे इसका स्वागत जेमोरिन करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, जेमोरिन एक पद है, कोई नाम नहीं है। जैसे यहाँ के जो वास्तविक शासक हैं उनको किसे कहा जाएगा, प्रधानमंत्री जी को कहा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री एक पद है। उसी तरीके से जेमोरिन एक सम्राट या राजा का पद होता था। तो जेमोरिन ने इनका स्वागत किया और जब जेमोरिन ने इनका स्वागत किया तो अरबों ने इसका विरोध किया, अरबियों ने इनका विरोध किया। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि अरब भी यहाँ से व्यापार करके अपने देश ले जाकर बेचते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि व्यापारिक प्रतिद्वंदी के रूप में उनको स्वीकार करके इनका विरोध किया। अब जब वास्को डिगामा भारत आए तो उन्होंने यहाँ से काली मिर्च और मसाला खरीदा, जिसको ले जाकर यूरोप में बेचा तो उनको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो जब 60 गुना ज्यादा इनको प्रॉफिट हुआ तो यही लालच, यही लाभ अन्य यूरोपियों को आकर्षित किया भारत आने के लिए। और जब अन्य यूरोपीय अन्य पुर्तगाली भारत आते हैं तो पुर्तगाली ना सिर्फ भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियां का विस्तार करते हैं बल्कि वह अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत कर नींव डालते हैं, उसको विस्तार करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे तो पहला जो वायसराय यानी कि जो पुर्तगाल जो है अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पे अपना एकाधिकार करने के लिए अपना वायसराय नियुक्त करके भारत भेजता है। तो वायसराय पहला कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये आते हैं 1505 से 1509 तक रहते हैं। इन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति अपनाता है। इनका मानना यह था कि अगर भारत में व्यापार पर एकाधिकार चाहिए तो भारत के जलीय मार्गों पे यानी कि समुद्रों पे उनका एकाधिकार होना चाहिए, वर्चस्व होना चाहिए। और इनका मानना था कि जो भारत के समुद्री मार्गों पे या समुद्रों पे, हिंद महासागरों पे जो राज करेगा वही भारत पे राज करेगा। तो इसीलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया और इसके तहत इन्होंने पुर्तगाली सैनिकों को समुद्री मार्गों में या हिंद महासागर में तैनात किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे जो आपके वायसराय आए थे वो आए थे अल्बुकर्क, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, क्योंकि 1510 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया। उसके बाद इन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं पे रोक लगाने का प्रयास किया, यानी कि जो देश में सामाजिक कुप्रथा थी, सती प्रथा, इसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया। और साथ में इन्होंने जो है पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि आप भारत की महिलाओं से विवाह करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने जब यहाँ की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया तब इनको यह पता चला कि जो भारत के लोग हैं वो दामाद को बड़ा मान सम्मान देते, बड़ा मानते हैं, बड़ा जानते हैं, और साथ में जो इनके अपने हैं, जो जिनका सामाजिकरण हो गया है, उनका ये समर्थन करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने पुर्तगाल के पुरुषों को यहाँ की महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पुर्तगालियों ने अपनी यहाँ पे कॉलोनियां बनाया और अपना यहाँ पे समाज स्थापित करने का प्रयास किया। और यही इनका प्रयास भारत में पुर्तगालियों की नींव को मजबूत किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा, यानी कि पुर्तगाली जो भारत आए उन्होंने भारत को क्या दिया, तो प्रिंटिंग प्रेस दिया। यानी कि पहली बार 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया। उसके बाद इनको क्या मिला, नई फसलें मिली, यानी कि पुर्तगालियों के आने से
ना बल्कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, कुछ कुप्रथाओं का अंत किया गया, बल्कि कृषि के क्षेत्र में एक एक क्रांति आ गई। जैसे कि नए फसलों तंबाकू, लाल मिर्च, मक्का, आलू और काजू भारत में आए, जिसके बीज से भारत में कृषि हुआ। उसके हम बात अगर हम बात करेंगे उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो गैथिक कला का विस्तार हुआ। गैथिक कला का मतलब यह है कि जैसे आप चर्चों पे देखते हैं छोटे छोटे महिलाएं बनी रहती हैं, लड़के बने रहते हैं, एक मूर्ति बनी रहती है, तो इन्हीं मूर्तियों इन्हीं डिजाइनों को गैथिक कला कहते हैं, गौथिक कला कहते हैं। तो इन्हीं गौथिक कला का यहाँ पे विस्तार हुआ। जैसे आप जितने भी भारत में चर्च आप देखेंगे, जो पुराने चर्च हैं उनमें आप देखेंगे छोटे छोटे जानवरों का, छोटे छोटे महिलाओं का, पुरुषों का, इंसानों का एक चित्र आपको मिलेगा उसी दीवार में, तो वही होता है गौथिक कला। उसके बाद हम देखेंगे कार्टेज सिस्टम, यानी कि समुद्र में व्यापार करने के लिए एक अनिवार्य परमिट जैसी व्यवस्था को पुर्तगालियों ने लागू किया था। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मुगल सम्राट अकबर ने भी इस कार्टेज सिस्टम के तहत जो है परमिट लिया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, डच आते हैं। कब आते हैं, 1602 में आते हैं। अब देखेंगे जो डच आते हैं, इन्होंने अपना मसाले का व्यापार नहीं किया, बल्कि वो भारत के सूती वस्त्रों का व्यापार किया। और डच का सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि ये भारत के सूती वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने प्रसिद्ध किया। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाया था 1605 के मुसलीपट्टनम में। उसके बाद इन्होंने जो है पैगोडा सिक्के लागू किए, यानी कि पुलिकट में इन्होंने कुछ सिक्के चलाए जिनको पैगोडा सिक्के कहते हैं। अक्सर जो है प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से यूरोपीय जो है अपने सिक्के चलाए थे, तो डच चलाए थे। ठीक है, डच पहली बार अपने यूरोपीय सिक्के चलाए थे। इसके बाद डचों का पत्र अक्सर डच और अंग्रेजों में राजनीतिक व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर युद्ध होता था, तो हमेशा संघर्ष होता था। तो डच और अंग्रेजों का संघर्ष हुआ, जिसमें बेदरा के युद्ध में इनकी बुरी तरह हार हुई, डचों की हार हुई। और यह हार जो है इस स्तर पे हुआ कि जो डच थे वो अपनी सारी व्यापारिक गतिविधियों को समेट तक इंडोनेशिया तक चले गए, और वो भारत में कभी प्रवेश नहीं किए गए। वो पूरी अपनी व्यापारिक गतिविधियां इंडोनेशिया तक ही सीमित कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरे स्तर पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि तीसरे नंबर पे कौन आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आई थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है उसकी स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर 1600 को। कब होती है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और भारत में व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के तरफ से चार्टर प्रथम के जरिए 15 वर्षों का एकाधिकार मिल जाता है। यानी कि इस कंपनी के अलावा अब कोई इंग्लैंड से और कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में जहांगीर के दरबार में जाते हैं, इनसे व्यापार करने की, कंपनी स्थापित करने की, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगते हैं, और जहांगीर ने इनको जो है इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। उसके बाद सर थॉमस रो मुनरो आए थे, 1615 ईस्वी में, और इनको फैक्ट्री खोलने की जो है अनुमति मिला था। अब बात करेंगे कि ब्रिटिश ने ना अपने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया, बल्कि अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इसने भारत में 3 प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू किया, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण किया। और यही 3 प्रेसिडेंसी भारत में रूल रेगुलेट करते थे, और इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी से पूरा भारत गुलाम हुआ। पहला बना मद्रास में बना 1639 ईस्वी में, और ये फ्रांसीसी डी द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। उसके बाद बंबई बना 1661 में। पुर्तगालियों ने यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया, यानी कि जब जब ब्रिटिश के चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगालियों की राजकुमारी से होता है, तो उनको दहेज के रूप में क्या मिलता है, बंबई मिलता है। अब देखिए कलकत्ता 1690 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है, और जॉब चार्नॉक ने 3 गांवों को मिलाकर फोर्ट विलियम की नींव रखी थी। तो यह तो 3 प्रेसिडेंसी बना, जो 3 प्रेसिडेंसी आगे भारत में रूल किया। अब अगर हम बात करेंगे जो मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज है, जो किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, यह भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला ऐसा किला था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जहाँ पे प्रशासनिक एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
और जो एक तरीके से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भारत में व्यापारिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और साम्राज्य के विस्तार में अपना योगदान देता था। उसके बाद हम बात करेंगे 1717 की एक घटना। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया। इस शाही फरमान का मतलब यह था कि मात्र 3000 रुपए वार्षिक पर अंग्रेजों को पूरे भारत में मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। अब उसका लाभ यह हुआ कि भारत में पूरे भारत में अंग्रेजों का एक वर्चस्व हो गया, एक अधिकार होगा व्यापार के लिए, और यह जो है इसी शाही फरमान का उपयोग कर करके पूरे भारत में अपनी व्यापारिक जो है वर्चस्व है उसको मजबूत कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इतिहासकार ओम्स है, उन्होंने इस शाही फरमान को महाअधिकार बोला था, क्योंकि यहीं से भारत की दिशा बदल गई। अब अगर हम बात करेंगे डेनिस की, अब जो चौथे नंबर पे कौन आया था? डेनिस आया था। चौथे नंबर पे कौन आया था? डेनिस आया था 1616 ईस्वी में। अब डेनिस का जो मुख्यालय था उनका था श्रीरामपुर, बंगाल। अब देखेंगे असल में यूरोपियों की तरह अन्य जैसे पुर्तगाली, अंग्रेज और डचों की तरह भारत में यूरोप के रूप में ये भी आए, डेनिस भी आए, लेकिन इन्होंने व्यापार को अपना मुख्य आधार नहीं बनाया, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे ईसाई मिशनरियों का, किसका? ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को बढ़ावा देना था, क्योंकि इनका मुख्य काम क्या था कि यहाँ पे आकर लोगों को ईसाई बनाना, चर्चों का निर्माण करना। इस वजह से इनका काफी विरोध हुआ। क्या हुआ? काफी विरोध हुआ। जब काफी विरोध हुआ, इनको हानि सहना पड़ा, तो इन्होंने 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर वापस चले। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सबसे अंतिम में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। कौन आया था? फ्रांसीसियों का आगमन सबसे अंतिम में हुआ था, और इनका आगमन हुआ था 1664 में। और एक तरीके से अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे? यही फ्रांसीसी थे। अब देखेंगे इनके बारे में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, किसके द्वारा? राजा लुई 14वें के मंत्री पोलबर्ट के प्रयास से इस कंपनी की स्थापना होती है, और यह कंपनी पूर्ण रूप से क्या होती है? सरकारी होती है। उसके बाद फ्रैंको मार्टिन ने पुडुचेरी की स्थापना किया, और डुप्ले जो है सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर था, और ये एक तरीके से रणनीतिकार थे। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भारतीय राजाओं के आपस के झगड़े में हस्तक्षेप करके सेना उपलब्ध कराकर सहायक संधि की जो मूल विचार थे उसको पेश किया था, और जिसका लाभ लेकर अंग्रेजों ने अपने शासन को और मजबूत किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, भारत में वर्चस्व के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अक्सर युद्ध हुआ करता था, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज ना सिर्फ भारत में ही लड़ते थे, बल्कि वैश्विक स्तर पे अन्य देशों में भी लड़ते थे। तो एक तरीके से जो अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? वो थे आपके फ्रांसीसी। अब वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध होता है। प्रथम युद्ध होता है जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 1748 में, और इसको एक्स-ला-सोपल की संधि से समाप्त किया जाता है। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक का युद्ध होता है 1749 से 1754 तक, और इसको पौंडीचेरी की संधि से समाप्त किया जाता है, और डुप्ले को फ्रांस में वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद तृतीय युद्ध होता है 1756 से 1763 तक, और उसके बाद वार्डिवास का युद्ध होता है 1760 में, जो पेरिस की संधि से समाप्त होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो वार्डिवास का युद्ध 1760 में होता है, उसका देखिए आयरकूट ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह हरा दिया था, और उसका सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि फ्रांसीसी अपनी सारी राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों पे विराम लगा देते हैं, और वह भारत में सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक ही सीमित हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, कि जैसे वास्को डिगामा कहाँ से आए थे? पुर्तगाल देश से आए थे, और भारत में नए जलीय मार्गों की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा किया था। उसके बाद अल्बुकर्क के बारे में जानेंगे, कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे, और ये गोवा विजय किए थे, और इनको फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे, और ये जहांगीर के दरबार में प्रथम राजदूत थे। उसके बाद जॉब चौरनॉक कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे, और ये कलकत्ता शहर की नींव रखी थी। उसके बाद डुप्ले कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे, और इन्होंने सहायक संधि का मूल विचार पेश किया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि
तमाम यूरोपीय आए, लेकिन सबसे लंबे समय तक भारत में किसने रूल किया? अंग्रेज रूल किए। अब अंग्रेजों के सफल होने के क्या कारण थे? क्योंकि अंग्रेजों के पास नौसेना की श्रेष्ठता थी, यानी कि उत्तम क्वालिटी की इनके पास सेना थी। साथ में इनके पास औद्योगिक क्रांति के कारण इनके पास हथियार और औजार थे। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, जिससे इनको निर्णय लेने में देरी नहीं होती थी। साथ में इनकी जो कूटनीति थी, फूट डालो और राज करो, वो कहीं न कहीं ज्यादा सफल मानी जाती थी। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ प्रश्नावलियों के बारे में, तो अब पहला प्रश्न आपका यह है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा और कहाँ पहुंचा? तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। उसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा को कब और किसने जीता? पुर्तगालियों ने गोवा 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला का श्रेय किससे माना जाता है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को माना जाता है। उसके बाद बेदरा का युद्ध 1759 में किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। उसके बाद इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दिया था। उसके बाद मद्रास शहर की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किया था। उसके बाद पुडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी महानिदेशक कौन था? तो पुडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी निदेशक फ्रैंको मार्टिन था। अब अगर हम बात करेंगे वाडिवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वाडिवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को 1717 में शाही फरमान दिया था? तो वो थे मुगल सम्राट फर्रुखसियर। अब देखेंगे कुछ कालखंड की हम चर्चा कर लेंगे, जैसे कि देखिए सबसे पहले कौन आया था भारत में? यूरोपी आए थे, पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में। फिर आए थे 1602 में डच आए थे। फिर 1603 में 1608 और 1600 में अंग्रेज आए थे। फिर उसके बाद 1616 में डेनिश आए थे, लेकिन डेनिश जो है अपनी ईसाई मिशनरियों गतिविधियों के कारण यहाँ से भगाए जा चुके, तो इसलिए उनका यहाँ के राजनीति में ज्यादा योगदान नहीं था, इसलिए उनको अक्सर एग्जाम में नहीं पूछता है। और 1664 में फ्रांसीसी आए। अब देखिए ये तो आपने एक तरीके से कालक्रम देख लिया। अब आपको एक और फैक्ट मैं बताता हूँ कि भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। और भारत से सबसे अंतिम में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली। क्यों? क्योंकि 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ था, वो अंग्रेजों से आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से आजाद हुआ था। लेकिन 1962 में हमारा गोवा जो आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ? पुर्तगालियों से आजाद हुआ। तो सबसे अंत में कौन गए? 1962 में पुर्तगाली गए। तो यह चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि आपका जो UPSSC पेट का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चले। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।